जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, लेक्चर में। जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है इसे आपने सुना भी होगा और हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं, जब आप उनको या अप्लायंस को खरीदते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लगे हुए होते हैं, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटेंस, सर्कुलर कैपेसिटेंस। तो किसी न किसी तरीके से कैपेसिटेंस आपने देखा होगा। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। बेसिकली इसका हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटेंस है क्या चीज़। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है उस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 3। तो डाइलेक्ट्रिक जो हमने इससे इससे पहले जो लेक्चर किया जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1, उसमें बेसिकली सिर्फ मैंने यही बताने की कोशिश की कि ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ द मटेरियल, और हमने उसमें आपको बताया कि एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। और हमने बेसिकली इसमें एनर्जी बैंड के बेसिस पर या एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने बताया था कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। आप उस लेक्चर को देखेंगे, आपको पता चलेगा। 40 से 45 मिनट के का लेक्चर है और उसमें हमने केवल आपको इंसुलेटर और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर ही बताया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 40 से 45 मिनट तक उस कॉन्सेप्ट में या उस लेक्चर में कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। बाकी आज के लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो कैपेसिटेंस पर है। तो कैपेसिटेंस समझने के लिए हम देखो एक छोटा सा एक्टिविटी के हिसाब से आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक बेसल्स है और इस बेसल्स में हम क्या करते हैं, वाटर भरते हैं, धीरे धीरे ऐसे भरते हैं। तो हम देखते हैं क्या है कि वाटर इस बेसल्स में डालते चले जाते हैं तो लेवल ऑफ द वाटर क्या होता रहता है, इंक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ द वाटर क्या होता रहता है, इंक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, ये हम देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किसी एक कंटेनर में वाटर डाला तो इसका लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी एक मटेरियल को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ और कंटिन्यू मैं हीट क्यों देता रहता हूँ, कंटिन्यू मैं हीट क्यों देता रहता हूँ, तो इस मटेरियल का हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्मल लेवल है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लेवल जो हुआ था, लेवल ऑफ वाटर यहाँ इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि वो थर्मल लेवल, और थर्मल लेवल का मतलब हम आप ऐसा समझ लेना, टेम्परेचर। थर्मल लेवल का मतलब बेटी टेम्परेचर होता है। तो आप क्या देखोगे कि हम कंटिन्यूसली क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो थर्मल लेवल ऑफ द मटेरियल या टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो जाता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कंटिन्यूसली क्या होता रहता है बेटे, इंक्रीज होता रहता है। इन द सेम मैनर अगर हम किसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं कि उसे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं। क्या देते हैं बेटे, ठीक इसी तरीके से जैसे ऊपर की दो एक्टिविटी हमने किया, ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया। इसी ठीक मैनर में हम इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो कैपेसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिकल लेवल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लेवल या इलेक्ट्रिक लेवल भी आप कह सकते हो, या इलेक्ट्रिक लेवल भी आप कह सकते हो, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल लेवल डिक्रीज हो जाता है, और अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल चार्ज दे देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ठीक जहाँ कंटेनर में मैंने वाटर डाला तो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हमने क्यों अमाउंट ऑफ हीट दिया इस कंडक्टर को, तो यहाँ पर थर्मल लेवल या टेम्परेचर जिस तरीके से इंक्रीज हुआ, ठीक उसी तरीके से किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल लेवल या पोटेंशियल क्या हो जाता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इस कंडक्टर का जो थर्मल लेवल है, इलेक्ट्रिकल लेवल जिसे हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। और जो उसको गिवन इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हम सपोज कर चलते हैं
इलेक्ट्रिकल चार्ज की स्मॉल क्यू है। क्या है? स्मॉल क्यू है। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जो हमारा चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर आप कंडक्टर को देना चाह रहे हो तो उस कंडक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल लेवल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रख पाएगा। और अगर यहाँ से मैं यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो कि इंक्रीज इन पोटेंशियल, आप ऐसे लिख सकते हो कि इंक्रीज इन पोटेंशियल। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि इंक्रीज इन पोटेंशियल वी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और इसको हम स्मॉल क्यू मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? स्मॉल क्यू। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन लिखते हैं कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर आप ये मत सोचना कि वी प्रोपोर्शनल क्यू लिख दें, तो ये थोड़ा सा हमारे लिखने का और यहाँ पर थ्योरेटिकल अप्रोच में थोड़ा सा ऐसा रिलेशन ही है कि क्यू डायरेक्टली टू वी होगा और क्यू इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा सी वी। तो यहाँ पर ये भी बताना होगा कि वेयर सी क्या है, तो वेयर सी इज अ कांस्टेंट। सी क्या है? कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? तो ये कैसा कांस्टेंट है? तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैसा कांस्टेंट है ये? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यही है जिसको हम कैपेसिटर कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? कैपेसिटर कह रहे हैं। आप अदर वर्ड्स में सिर्फ कैपेसिटर बोल देना कि इसी को हम कैपेसिटर बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटर बोल रहे हैं। हाँ, अब अगर आप कैपेसिटर की और प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो ये सी है ये किन बातों पर डिपेंड करता है। आप ऐसे स्टार बना लें और आप लिख सकते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ सी। ऐसे आप लिख सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ सी। सी मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है, या कैपेसिटर। तो पहला तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ डिपेंड ऑन, ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है ये कि कंडक्टर की शेप कैसा है, कंडक्टर की साइज कैसा है, इस बात पर भी डिपेंड कर लेता है ये। दूसरी चीज़ ये किस पर डिपेंड करता है? सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है ये। दो चीज़ हमने बता दिया। तीसरी चीज़ ये किस पर डिपेंड करता है कि अगर कोई कैपेसिटर है तो उसके पास में नेबर में कोई और कंडक्टर है कि नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ द अदर नेबरिंग कंडक्टर। तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो हमने जो आपको बताया कि कैपेसिटर ये है, तो कैपेसिटर से रिलेटेड ये बातों को भी आप याद ही रखें कि जैसे क्यू प्रोपोर्शनल टू द वी, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो इक्वल को सिंबल आएगा। एक कांस्टेंट यूज करना होगा जिसको हम कैपिटल सी बोल रहे हैं। तो सी इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी भी आप जानें कि ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है। तो ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर, डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंडक्टर के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के आसपास कोई मीडियम है कि नहीं है, वो मीडियम है तो कैसा है। वो फिर प्रेजेंस ऑफ द नाइबरिंग कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई एक सेमी कंडक्टर है, उसके पास में उसका कोई दूसरा कंडक्टर आप अगर रख देते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से रिलेट होता है, तो इसकी डिपेंडेंसी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है ये भी बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो किस पर डिपेंड नहीं हो करता है, तो ये बात भी आप नोट पॉइंट में लिख ही लें। किस पर डिपेंड नहीं करता है, नोट पॉइंट में ये भी नोट ही कर लें।
एग्जिस्टिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि द कंडक्टर या द कैपेसिटेंस, आप ऐसा लिख सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, एग्जिस्टिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग चार्ज, या ऐसे लिख देते हैं चार्ज एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज ना उस कैपेसिटर के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ऑन द कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने रेड बॉक्स में दिखा दिया, शेप साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, नेबरिंग कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस कंडक्टर पर जितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। लेकिन कभी आपको कैपेसिटर का डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन कैसे दोगे, अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो आप इसका डेफिनेशन कैसे दोगे, तो आपको डेफिनेशन के लिए क्या करना होगा, देखो डेफिनेशन के लिए क्या करना होगा कि आप ऐसे देखो ध्यान से कि C इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू मिला क्या है आपको, C भी मिला है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई वी मिल जाएगा, यही C इक्वल टू Q बाई वी ही तो मिल जाएगा। तो जब कभी भी इसकी डेफिनेशन आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, देखो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो, देखो इज द रेशियो ऑफ द चार्ज, ये देखो चार्ज गिवन टू इट एंड द राइज इन द या रेज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द रेज इन द रेज ऑफ द पोटेंशियल, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अपने लैंग्वेज में आप लिखो जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो मैं अपने लैंग्वेज में बहुत आसान शब्दों में लिख दूंगा इसको कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ किसके हो जाएगा, ऑफ गिवन चार्ज के रेशियो, और क्या होना चाहिए, टू द रेज इन द पोटेंशियल, ठीक है, रेज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, बस यही डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या अपनी मर्जी से आपकी जो मर्जी जो समझ में आ रहा होगा वो डेफिनेशन आप बना सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ, ऐसा इक्वल हटा दो आप, ये देखो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द गिवन चार्ज टू द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जैसे मैं कह दूं कि आप ये समझना चाह रहे हो कि ये अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो ये कूलाम और वोल्ट होता है, और अगर ये कूलाम और वोल्ट हो गया तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये फैरेड है, क्या है ये, फैरेड है। तो इस फॉर्म में अगर बोलना चाहते हो, या आप अभी ऐसा मत सोचो, आप यूनिट के बेसिस पर मत सोचो, आप ऐसे बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन, देखो क्या बोल सकते हो कि अगर आप वोल्टेज को क्या कर दो, इफ़, नया डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर आप ऐसा कर देते हो तो देखो जरा क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट करते हो तो C इज इक्वल टू Q, और V की जगह पर 1, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, देखो कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज जस्ट इक्वल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, लेकिन कब ये कब है, व्हेन रेज ऑफ द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल का जो बढ़त है वो कितना है, 1 वोल्ट है, तब के लिए है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द गिवन चार्ज, लेकिन कब है, विच राइज इट्स पोटेंशियल लेवल बाई 1 वोल्ट, ठीक है। तो यह बात भी आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हो बेटे, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, या आप डेफिनेशन लिख सकते हो V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू Q, क्या लिख सकते हो बेटे, देखो C इक्वल टू Q। लेकिन क्या ये इससे डेफिनेशन क्या निकाल रहे हो, इससे डेफिनेशन आप ये निकाल रहे हो, अच्छा ये तो मैंने लिख ही दिया है, ये लिख ही दिया है ऊपर, यहाँ पर सीधा डेफिनेशन निकालते हैं। तो इससे डेफिनेशन क्या निकाल रहे हो आप कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर
द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली equal to the given charge of the conductor, चार्ज जो कंडक्टर को दिया गया है उसकी गिवन चार्ज के बराबर है न्यूमेरिकली कैपेसिटेंस। देखो यहाँ बराबर है कि नहीं है, बराबर है, एकदम बराबर है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, ये सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है वो Q के बराबर है, गिवन चार्ज ऑफ द कंडक्टर के बराबर है। समझ गए ना आप। लेकिन देखो गिवन चार्ज ऑफ द कंडक्टर विच रेज इट्स पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल लेवल बाई 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट का जब पोटेंशियल लेवल बढ़ाया गया तो कंडक्टर को दिया गया जो चार्ज है उसी के ठीक इक्वल हमारा क्या हो गया है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया है। ठीक है, तो अगर आप इसका एसआई सिस्टम में यूनिट पता करना चाहते हैं तो C = Q/V होता है। और एसआई सिस्टम में अगर आप यूनिट देखते हैं ना तो ये कूलाम्ब हो जाता है और ये वोल्ट हो जाता है। तो इसका कूलाम्बपन वोल्ट होता है जिसे हम फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। इसे F से लिखते हैं। और याद रखना ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो कैपिटल F से लिखना पड़ेगा, और साइंटिस्ट का पूरा नेम यहाँ लिख रहे हो तो इसको स्मॉल से लिखना पड़ेगा, या आप ऐसे लिखो फैरेड। ठीक है, फैरेड लिखो। और 1 फैरेड इक्वल टू क्या होता है, तो 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम्ब/वोल्ट होता है। ये भी याद रखें, 1 कूलाम्ब/वोल्ट होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर को फैरेड के टर्म में अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप इसको लिख देना कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, आप ऐसे लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 फैरेड। क्या है, 1 फैरेड है। कब है 1 फैरेड, इफ़ 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 वोल्ट। आप ऐसे लिखो ना कि यहाँ देखो कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर अगर 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो हो जाता है तो वहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, 1 फैरेड का होगा। ठीक है बेटे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज रेज इट्स पोटेंशियल, ठीक है, बाई 1 वोल्ट। बस ये डेफिनेशन बनेगा फैरेड के टर्म में, ये डेफिनेशन बनेगा। ठीक है, फैरेड के टर्म में ये डेफिनेशन बनेगा। तो जब कभी भी ये आप यूनिट लिखें तो आप वहाँ से 1 फैरेड की डेफिनेशन दे सकते हैं कि 1 फैरेड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 1 कूलाम्ब ऑफ द चार्ज रेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। आप ऐसे कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में। ठीक है, तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो फैरेड है ना, जो फैरेड है स्मॉल FRAD, जो फैरेड है इज अ बिग यूनिट, बहुत वेरी बिग यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पस से या वैसे भी जब कभी भी हम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर की यूनिट यूज करते हैं तो हम वहाँ पर माइक्रो फैरेड या हम लोग पिको फैरेड यूज करते हैं। इन्हीं दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करते हैं अपने कॉमर्शियल पर्पज़ पे या किसी लेन देन या ऐसे पर्पज़ पर। 1 माइक्रो फैरेड की अगर हम बात करें तो 10⁻⁻6 फैरेड होता है। और 1 पिको फैरेड की अगर हम बात करें तो 10⁻12 फैरेड होता है। ठीक है, तो 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 1, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो। अब 2 बार नहीं, 10⁻12 होता है ना, तो 2 बार हम लिख ही सकते हैं इसको 10⁻12 फैरेड। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि बुक जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करती हैं वो कुछ ऐसे ही लिख देते हैं कि ये होता है। ठीक है बेटे, कैपेसिटेंस की थोड़ी सी अगर आप और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस है क्या। जैसे कि अपने पास कोई एक वेसल्स है और इस वेसल्स में हम वाटर को फिल करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि इसका लेवल बढ़ता चला जाता है,
और कंटिन्यूसली जब हम वाटर को डाल रहे हैं तो इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। इनिशियली ऐसे लेवल बढ़ता चला जाता है और फाइनली हम ये देखते हैं कि जब कम्प्लीटली ये वेसल्स भर जाता है तो फाइनल अब वाटर क्या होगा कि बिगिंस टू फॉल आउट, बाहर की ओर इसका जो वाटर है वो गिरने लगता है, ऐसे बाहर की ओर वाटर गिरने लगता है। हम इसी चीज़ को, जो वाटर का ये जो लेवल है, वाटर का जो ये लेवल है, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके सेम वे में हम चार्ज को समझ सकते हैं किसी कंडक्टर के को रिफरेंस मानकर। तो अगर हम कहें कि किसी कंडक्टर को हम मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को कॉन्टीन्यूसली हम चार्ज दिए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली हम चार्ज दिए जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इस कंडक्टर का जो लेवल है, यानी कि जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल का लेवल क्या हो जाएगा, राइज होगा। वो पोटेंशियल का जो लेवल होगा वो राइज होगा इनिशियली, चार्ज देते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे, और उस कंडक्टर का पोटेंशियल लेवल यहाँ पर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होकर अपने पीक पर पहुँचेगा, यानी कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचेगा, यानी कि फाइनली अब वो जो कंडक्टर है वो चार्ज को लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज ऑफ इसकी जो कैपेसिटी थी चार्ज को होल्ड करने की, वो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी भर चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर जब इसका लेवल ख़त्म हो गया था तो वाटर आप जब देते थे तो वो क्या हो जाता था, वाटर कि वो फ्लो आउट बाहर की ओर हो जाता था, मतलब चला जाता था और सराउंडिंग में चला जाता था। ठीक उसी तरीके से अब इस कंडक्टर को होल्ड करने का, जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भर चुकी है, तो अब ये चार्ज को क्या करेगा, ये सराउंडिंग में भेज देगा। यानी कि इस वाली कंडीशन में अब जब इसका पोटेंशियल भर चुका, यानी कि इसका मटेरियल की चार्ज लेने की या होल्ड करने की कैपेसिटी भर चुकी है, तो अब ये क्या करेगा कि चार्ज को ये क्या कर देगा कि चार्ज को बिगेन्स टू लीक इन सराउंडिंग। ठीक है, या इन द मीडियम भी आप लिख सकते हो। तो मीडियम में या सराउंडिंग में चार्ज को क्या करेगा, ये लीक कर देगा। और मीडियम में या सराउंडिंग को में जब चार्ज को ये लीक करने लगेगा तो अब ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा। अब जब ये चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, इससे एक बात ये पता चलती है कि किसी भी मटेरियल की चार्ज को स्टोर करने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट होती है। एक क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, और उस लिमिट के अंदर ही चार्ज को होल्ड करता है, उसके बाद चार्ज को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, यानी कि डेफिनेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ही होल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, डेफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ, या मैक्सिमम ऐसा लिख लेते हैं, डेफिनिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ही होल्ड हो सकता है। ये आपको पता चल गया इस छोटे से ऑब्जर्वेशन को करने के पर। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया, जो हमने ये समझा, इससे कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है, इसकी अपनी चार्ज को कलेक्ट करने की एक कैपेसिटी होती है। यही तो निकल कर आया। तो ये बात भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। नहीं इम्पोर्टेंट लगता है तो आप मत लिखो, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट लगता है आपको तो आप लिख सकते हो। हालांकि मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, आपकी मर्जी है कि आप क्या गेन करना चाह रहे हो। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स कैपेसिटी ऑफ कलेक्टिंग द चार्ज। आप ऐसे लिख सकते हो। बस इतना ही हम इस लेक्चर में बात करेंगे। हम बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर बात करके अब लेक्चर को लेंदी नहीं करना चाहते हैं, और इत्मीनान से हम थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहेगा तो थोड़ा देखने में भी ठीक रहेगा और कंटेंट भी आप अच्छे से समझ पाओगे। लेक्चर जब बड़ा हो जाता है तो फिर आपको भी थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगता है कि इतना लेंदी लेक्चर में आखिर क्या ही बता दिया कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर में, जो इतना लेंदी हो गया। तो मैं बस इस लेक्चर में यही देखूंगा, और थोड़ा सा इस जो अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, इस पर एक न्यूमेरिकल देखूंगा कि एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताकर आपका अप्रोच ठीक करूंगा कि किस तरीके का आप न्यूमेरिकल के साथ हैंडलिंग करेंगे इस फॉर्मूले पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।